हे फ्रेंड, राम राम सभी को। आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा के जिलों के बारे में। तो हम आज कौन से जिले के बारे में देखेंगे? कैथल के बारे में। कैथल के बारे में हम देखेंगे क्या कुछ इसकी भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर किस प्रकार की नदियां बहती हैं, यहाँ पर किस प्रकार की खेती की जाती है, धार्मिक स्थलों के बारे में हम, और यहाँ की जो फेमस पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैथल के नामांकन के बारे में। यदि हम बात करें इसके प्राचीन नाम की, प्राचीन नाम क्या है कैथल का? कपिस्थल। प्राचीन नाम क्या है? कपिस्थल। कपिस्थल इसका प्राचीन नाम क्यों था? क्योंकि जो ये वर्तमान में कैथल जो जगह है, यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या के अंदर क्या होते थे, सघन वन हुआ करते थे, और उन वनों के अंदर क्या थे, वानरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता था प्राचीन समय में? कपिस्थल कहा जाता था। जो कपि शब्द है वो एक वानर का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। वानर कह लीजिए, या बंदर कह लीजिए, या फिर मंकी कह लीजिए। तो ये कपि जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? वानर का पर्यायवाची शब्द है। तो ये थे इसके नामांकन के बारे में। और यदि हम बात करें महाभारत काल की, तो ये किसने बसाया था? युधिष्ठिर के द्वारा बसाया गया था। श्री कृष्ण जी के कहने पर, श्री कृष्ण जी के कहने पर युधिष्ठिर के द्वारा ये बसाया गया था। तो ये बहुत ही क्या माना जाता है? प्राचीन महाभारत काल के समय का ये बहुत ही प्राचीन क्या है, एक जगह है कैथल। युधिष्ठिर के द्वारा ये क्या है, बसाया बसाया जाता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि इसकी जो कैथल की जो तहसील हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चार तहसील हैं। कौन कौन सी हैं? कैथल, पुंडरी, गुल्ला चिखा, और किलायत। तो कैथल की ये क्या है, चार तहसील हैं। और जो गुल्ला चिका है वो एक रिजर्व सीट है। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा के अंदर 90 सीटें हैं, और उन 90 सीटों में जो रिजर्व सीट हैं वो कितनी हैं? 17 रिजर्व सीट हैं। इन 17 रिजर्व सीटों में से क्या है, एक गुल्ला चिका भी क्या है, एक रिजर्व सीट है। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी रिजर्व सीट है, इन तहसीलों में से कौन सी रिजर्व सीट है? तो हम बात करेंगे गुल्ला चिका क्या है, रिजर्व सीट है। क्या है? गुल्ला जी का ये क्या है, एक रिजर्व सीट है। अब हम बात करेंगे जो कैथल है उसकी उप तहसील के बारे में। उप तहसील में राजौंद, दांड और सीवन, ये तीन इसकी क्या है, उप तहसील हैं। जो सीवन उप तहसील है इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर 7 मंदिर, 4 गुरुद्वारे और 12 मस्जिदें हैं। तो एक धार्मिक महत्व भी क्या है, सीवन का बहुत ज्यादा है। धार्मिक महत्व सीवन में क्या है, 7 मंदिर, 4 गुरुद्वारे और 12 मस्जिदें हैं। 12 मस्जिदें हैं। तो ये थी कैथल की क्या, उप तहसील। अब हम बात करेंगे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा में कितने हैं? 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं हरियाणा के अंदर। और
सभी के नाम पक्षियों के नाम के ऊपर रखे गए हैं। और जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कैथल के अंदर है वो कौन सा है? कोयल कोयल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स क्या है? कैथल के अंदर है। और अब हम बात करेंगे कैथल कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। जितनी भी प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं वो कहाँ से हैं? करनाल से हैं। करनाल क्या है? एक मंडल है। और जो कैथल है वो किसके अंतर्गत आता है? करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे जब कैथल का स्थापना हुई थी उस समय जो सीएम थे, उस समय के जो सीएम थे वो कौन थे? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल उस समय के क्या थे? सीएम थे। सबसे ज्यादा यदि जिलों का निर्माण हुआ है वो चौधरी बंसीलाल जी के समय में हुआ है। और जो सेकंड नंबर पे जो जिले बने हैं सर्वाधिक वो चौधरी देवीलाल के समय में बने हैं। तो उस समय के जो सीएम थे वो कौन थे? चौधरी देवीलाल उस समय के क्या थे? सीएम थे। अब हम बात करेंगे इसकी स्थापना के बारे में। कैथल की स्थापना कब होती है? कैथल की स्थापना होती है 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को कैथल की क्या होती है? स्थापना होती है। और ये किससे अलग होकर बना है? कुरुक्षेत्र से अलग होकर बना है। और कुरुक्षेत्र किससे अलग होकर बना था? करनाल से अलग होकर बना था। यदि कई बार पेपर में कुरुक्षेत्र न दिया हो तो क्या हो सकता है? करनाल को भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सही कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि ये कुरुक्षेत्र से ही क्या है, ये इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1989 को। उस समय 1 नवंबर 1989 को 4 जिलों का गठन हुआ था। हरियाणा में हरियाणा में 4 जिले बने थे। वह जिले कौन कौन से हैं? तो हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। वो ट्रिक क्या है? 1989 में यमुना के पानी में रेवाड़ी डूबी। तो 1989 तो हम देखेंगे इसकी स्थापना वर्ष की। और जो यमुना से क्या बनेगा? यमुनानगर। और यहां से क्या बनेगा? कैसे क्या बनेगा? कैथल। और पानी से क्या बनेगा? पानीपत। और रेवाड़ी तो है ही। तो ये 4 जिले कौन कौन से बने थे? यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। इन 4 जिलों की फॉर्मेशन होती है 1 नवंबर 1989 को। तो ये एक ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको याद कर सकते हैं। ये थी इसकी स्थापना। अब हम बात करेंगे इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में। कैथल की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में हम क्या कुछ देखते हैं? यहाँ की मृदा किस प्रकार की है, यहाँ पर सिंचाई कैसे की जाती है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, इन सब बातों का हम देखेंगे यहाँ पर। तो जो कैथल है, यहाँ पर कृषि के बारे में हम देखेंगे। कृषि किस प्रकार की, कौन सी फसलों की कृषि की जाती है, यहाँ पर किस प्रकार की मृदा है, और यहाँ पर जो सिंचाई है वो कैसे की जाती है। और कैथल के जो पड़ोसी जिले हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ये कुछ भौगोलिक स्थिति की बात हम यदि करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मृदा की। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? देखिए, जो हमारा हरियाणा है उसको यदि हम भौगोलिक स्थिति के तौर पर देखें तो यहाँ पर क्या है? शिवालिक श्रृंखला पाई जाती है। और जो बीच का जो मैदान है उसको हम जलोढ़ मैदान बोल देते हैं।
जलोढ़ मैदान। और जो इस दक्षिण की तरफ का क्षेत्र है उसको हम रेगिस्तानी इलाका बोल देते हैं। और इधर जैसे ये फरीदाबाद हो गया, नूह हो गया, पलवल हो गया, यहाँ पर कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर क्या है? शिवालिक है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, यहाँ पर क्या है? शिवालिक रीजन है ये। और यहाँ पर क्या है? जलोढ़ मैदान पाया जाता है। जलोढ़ मैदान किसको बोलेंगे? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मैदान बोलते हैं। यहाँ पर क्या बन जाती हैं? परतें बन जाती हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा? जलोढ़ मैदान का क्या होगा? फॉर्मेशन होगी, निर्माण होगा। तो देखिए, जो ये शिवालिक श्रेणी है वो अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में पाई जाती है। लेकिन जो ये बीच का मैदान है इसको हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मैदान। तो यहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा। यहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को भी दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक है बांगर और एक है खादर। बांगर किसको हम बोलेंगे? बांगर हम बोलेंगे जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको। पुरानी जलोढ़ मृदा से क्या मतलब है कि पहले जब नदियां में बाढ़ आती थी और यहाँ पर जो मिट्टी के निक्षेप हुआ करते थे तो वो बहुत ही पुराने हैं। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर क्या है? बाढ़ नहीं आती है। तो क्या है? ये एक बांगर क्षेत्र है जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और यदि हम खादर की बात करें तो ये नई मिट्टी होती है। तो हम बात करें कैथल की, कैथल में क्या बाढ़ें आती हैं? नहीं आती। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? बांगर की जो जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे इसकी कृषि के बारे में। कृषि कृषि में सबसे प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी होती हैं? चावल और गेहूं यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। चावल और गेहूं यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। चावल और गेहूं यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। देखिए, संयुक्त कटोरा यदि हरियाणा का कहा जाए तो वो कौन कौन सा है? करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद संयुक्त रूप से कटोरा यदि कहा जाए तो ये है। तो कैथल भी इसमें क्या आता है? संयुक्त कटोरे के रूप में आता है। तो यहाँ की प्रमुख फसल यदि वो है चावल, तो पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पर यदि चावल का उत्पादन होता है तो वो कैथल के अंदर ही होता है। यहाँ पर चावलों को स्टोर करने के लिए बहुत क्या है? स्टोर करने के लिए क्या रखे गए हैं? गोदाम बनाए गए हैं चावलों को स्टोर करने के लिए। अब हम बात करेंगे सिंचाई के बारे में। सिंचाई कैसे यहाँ पर होती है कैथल के अंदर? ये पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा कैथल के अंदर सिंचाई की जाती है। और मोस्टली नलकूपों के द्वारा। यदि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है तो वो कैथल के अंदर ही की जाती है। तो यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि बताइए, हरियाणा में सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई कहां पर की जाती है? वो की जाती है कैथल के अंदर। सबसे ज्यादा नलकूपों से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। अब हम बात करेंगे हरियाणा, इसके जो कैथल है इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए, पड़ोसी जिलों में कौन कौन से आता है? एक तो हमारा ये कुरुक्षेत्र तो है ही। कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। यदि हम पड़ोसी राज्य की बात करें, पड़ोसी राज्य में कौन सा आता है? पंजाब के पटियाला। पंजाब का पटियाला रीजन लगता है। तो ये थी कुरुक्षेत्र के कुछ भूगोलिक स्थिति, इसके जो पड़ोसी हैं, मृदा है, कृषि है, इनके बारे में। अब हम बात करेंगे, क्या कुरुक्षेत्र से कोई नदी बहती है? कुरुक्षेत्र से कोई नदी बहती है तो वो कौन सी नदी है? घग्गर। कुरुक्षेत्र से घग्गर नदी बहती है जो पंजाब और कैथल के साथ सीमा बनाती है। पंजाब और कैथल के साथ में सीमा बनाती है। तो ये
कौन सी नदी बहती है? कैथल में से गग्गर नदी यहां से बहती है। अब हम बात करेंगे कैथल के इतिहास के बारे में। जब हम कैथल के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम कौन सा आता है? रजिया सुल्तान। 1236 से लेके 1240 तक 4 साल ही शासन कर पाई थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की क्या थी ये? पुत्री थी। जो गुलाम वंश के शासक थे इल्तुतमिश, उसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो ये सुल्तान क्यों बनी? क्या कारण था कि एक महिला को एक सुल्तान का पद दिया गया था? तो जो इल्तुतमिश था उसके जो लड़के थे वो बहुत ही नकारा सिद्ध हुए थे, अयोग्य साबित हुए थे। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? रजिया सुल्तान को गद्दी के ऊपर बैठा देता है इल्तुतमिश। तो जो यहाँ के सूबेदार थे वे नाराज हो जाते हैं इस बात से। वे नाराज हो जाते हैं इस बात से क्यों? क्योंकि जो सूबेदार थे वे मोस्टली क्या करते थे, जो सुल्तान होता था उसका चुनाव करते थे। लेकिन जो इल्तुतमिश थे उन्होंने क्या किया? रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठा देता है। तो सूबेदार क्या होंगे? यहाँ के नाराज होंगे। और सबसे जो अहम बात थी वो थी एक नारी के रूप में क्या देखना, एक शासक को देखना। तो कहते हैं ना कि जो हमारा जो भारतवर्ष है वो एक पुरुष प्रधान देश है। तो एक शासक के रूप में रजिया सुल्तान को यहाँ पर पसंद नहीं करते थे। ये क्या करती थी? पुरुषों के कपड़े भी पहनती थी, तलवारबाजी करना, ये सब योग्यताएं इसके अंदर थी। लेकिन सूबेदार जो होते थे ये पसंद नहीं करते थे इसको, एक नारी के रूप में एक सुल्तान को, जो उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता था। तो कहते हैं कि कैथल में ही इसके भाइयों के द्वारा रजिया सुल्तान की क्या करवा हत्या करवा दी जाती है। रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी जाती है कैथल के अंदर। तो यहीं पर इसका क्या बना दिया जाता है? मकबरा भी बना दिया जाता है। ये एशिया की ऐसी पहली महिला थी जिसका मकबरा बनाया गया था। तो हम यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि बताइए, रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? वो है कैथल के अंदर। इसकी हत्या खोखर जाटों के द्वारा होती है। खोखर जाटों के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। अपने ये इसके साथ इसका सोहर भी था अल्तुनिया। अल्तुनिया इनका क्या था? सोहर था। तो यहाँ पर ही रजिया सुल्तान का चैप्टर समाप्त होता है। 4 साल शासन कर पाई 1236 से लेके 1240 तक। फिर हो जाते हैं कैथल के अंदर। यदि हम विद्रोह की बात करें, कैथल में जो विद्रोह हुए वो मोस्टली बाबर के समय में होते हैं। यहाँ पर बाबर के समय में, तो वो कब होते हैं? 1830 को कैथल में क्या होता है? विद्रोह होता है। जो यहाँ के जो स्थानीय जो सूबेदार थे, यहाँ इख्तियार थे, वहां पर क्या थे? मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार यहाँ पर क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है बाबर के खिलाफ। और बाबर किसको भेजता है यहाँ पर? सरहिंद के जो गवर्नर थे, कौन कौन से में गवर्नर थे? एक तो है कुली खान और एक है हमदान। सरहिंद के गवर्नर को यहाँ पर भेज देता है। और जो मोहन सिंह मंडार है उसकी यहाँ पर क्या होती है? जीत होती है। और ये क्या है? बुरी तरह से हार जाते हैं। और इससे बाबर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो ये फिर दोबारा से अपने दो बहुत ही, जिनको हम बोलते हैं ना, जो ये लड़ाके, उनको यहाँ पर भेज देता है, तरसेम बेग और नौरंग बेग को। तरसेम बेग और नौरंग बेग को। ये बहुत ही खूंखार होते हैं।
तो यहाँ पर मोहन सिंह मंडार की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। और कौन जीत जाता है, तरसेम बेग और नौरंग बेग यहाँ पर क्या होते हैं, जीत जाते हैं। तो यहाँ पर बाबर की क्या होती है, विजयी होती है। और इन विद्रोहों से बचने के लिए यहाँ पर क्या बना देता है, कैथल को एक इक्ते के रूप में बना देता है। एक प्रशासनिक रूप से कंट्रोल करने के लिए कैथल को क्या बना दिया जाता है, इक्ता बना दिया जाता है। और हम बात करें यदि कैथल के अंतिम शासक के बारे में, कैथल जो रियासत थी उसके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, उदय सिंह। इनकी माता थी साहिबी कौर। इनकी माता जी का क्या नाम था, साहिबी कौर। उदय सिंह यहाँ के क्या थे, अंतिम शासक थे। अंग्रेजों की एक नीति थी, यदि किसी भी रियासत के ऊपर कोई भी उत्तराधिकारी न हो तो उसको क्या करते थे, हड़प लेते थे। तो उदय सिंह का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। कोई भी उत्तराधिकारी न होने के कारण क्या कर लेते हैं, 10 अप्रैल 1843 को अंग्रेजों के द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि हम कैथल जो रियासत है उसको अपने अधीन कर लेते हैं। 10 अप्रैल को अंग्रेजों के द्वारा यहां पर घोषणा कर दी जाती है। लेकिन जो साहिबी कौर है, जो उदय सिंह की माता जी हैं, और गुलाब सिंह, ये अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते और 15 अप्रैल 1843 को ही क्या हो जाता है, कैथल अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। तो ये थी कैथल के बारे में कुछ इतिहास की से जुड़ी हुई बातें। अब हम बात करेंगे जो कैथल है उसके धार्मिक स्थलों के बारे में हम बात करेंगे। अब धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थलों में यदि हम बात करें, कैथल को क्या कहा जाता है, छोटी काशी भी कहा जाता है। कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। कैथल को छोटी काशी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर मंदिर हैं, 11 रुद्री मंदिर। 11 रुद्री मंदिर होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। लेकिन यदि हम बात करें हरियाणा की बड़ी काशी के बारे में, बड़ी काशी हरियाणा की कौन सी है, भिवानी। भिवानी को हरियाणा की बड़ी काशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या के अंदर क्या है, मंदिर हैं। और विष्णु का मंदिर की यदि यहाँ पर बात करें, विष्णु मंदिर जो हरियाणा में सबसे प्राचीन मंदिर है वो यहाँ पर भिवानी के अंदर है। तो इसलिए भिवानी को क्या कहा जाता है, हरियाणा की बड़ी काशी कहा जाता है। यदि हम भारत के रिस्पेक्ट में देखें तो हरियाणा में बड़ी काशी कौन है, भिवानी। हरियाणा में बड़ी काशी। और हरियाणा की जो छोटी काशी है वो कौन सी है, हम कैथल। भारत के रिस्पेक्ट की यदि हम बात करें तो हरियाणा की जो छोटी काशी है वो भिवानी है। भारत के रिस्पेक्ट में यदि हरियाणा में बात करें तो हरियाणा की छोटी काशी कैथल, और बड़ी काशी क्या है, भिवानी है। भिवानी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं, और जो विष्णु का मंदिर है वो हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो यही कारण है कि जो भिवानी है उसको बड़ी काशी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिरों के बारे में बात करें
सबसे पहले यदि मंदिर की बात करें वो है हमारा नवग्रह कुंड मंदिर। श्री कृष्ण जी के कहने पर युधिष्ठिर के द्वारा यहाँ पर यज्ञ किया जाता है और 9 कुंडों की स्थापना की जाती है। 9 कुंडों से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये मंगल कुंड है, ये चंद्र कुंड है और ये राहु कुंड है, तो इस प्रकार से ये 9 कुंड बनेंगे। 9 कुंड बनने के कारण यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता है, जिसको हम नवग्रह कुंड मंदिर भी बोलते हैं। युधिष्ठिर के द्वारा यहाँ पर क्या करता है, इनका निर्माण करवा दिया जाता है। किसके कहने पर? श्री कृष्ण जी के कहने पर। नंबर 2 के ऊपर आता है हमारा 11 रुद्री मंदिर। 11 रुद्री मंदिर, इसकी क्या खास बात है? यहां पर कहते हैं कि जब अर्जुन अपने युद्ध के लिए अस्त्र और शस्त्र प्राप्त कर रहा था, तो उस समय यहां पर शिव की पूजा की थी अर्जुन ने। क्या करने के लिए? पाशुपत शस्त्र ग्रहण करने के लिए यहाँ पर शिव की पूजा की जाती है अर्जुन के द्वारा। तो यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 11 रुद्री मंदिर भी हम बोलते हैं यहाँ पर। ये थे हरियाणा के वो में जो कैथल उसके कुछ मंदिर। अब हम बात करेंगे जो कैथल के कुछ फेमस गांव हैं उनके बारे में। जो हर कैथल का जो क्योकड़ गांव है, यहाँ पर पूरे हरियाणा में तालाबों से सिंचाई की जाती है। पूरे हरियाणा में यहाँ पर तालाबों में सिंचाई की जाती है, तालाबों से सिंचाई की जाती है। वो हरियाणा का कौन सा गांव है? कैथल का क्योकड़ गांव। अब हम बात करते हैं बालू गांव की। बालू गांव, बालू गांव की खास बात क्या है कि यहाँ पर बहुत ही प्राचीन समय के क्या पाए गए हैं? लहसुन की पोथी। 5000 वर्ष पहले की जो लहसुन की पोथी है वो यहाँ से मिली है। पोथी कह लो या डली कह लो, ये क्या है? कैथल के बालू गांव से प्राप्त होती है। और जो हरसोड़ा एक गांव है यहाँ का, हरसोल। हरसोल गांव से 103 वर्ष पुराने चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं। हरसोल गांव से क्या प्राप्त होते हैं? 103 वर्ष पुराने चांदी के सिक्के यहाँ से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। यदि हम बात करें कोल्लड़ की, कोल्लड़ गांव की, तो कहते हैं कि जो रावण का बचपन है वो यहीं पर बीता था। कैथल के कोल्लड़ गांव में रावण का क्या है? कहते हैं, ये ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर रावण का क्या था? बचपन बीता था यहाँ पर। अब हम बात करेंगे मुंदड़ी गांव की। मुंदड़ी गांव, मुंदड़ी गांव की यहाँ पर क्या खास बात है? यहाँ पर वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की जाती है। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना। मुंदड़ी गांव में वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की जाती है और यहीं पर लव और कुश का बचपन भी बीता। लव कुश का क्या है? जब सीता माता वनवास दे दिया जाता है सीता माता को,
तो यहाँ पर ही क्या है, लव कुश का बचपन व्यतीत होता है। और जब रामायण की रचना की जाती थी तो हरियाणा सरकार ने यहाँ पर वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय 2015 में इसको बनाने की घोषणा कर दी जाती है। सीएम खट्टर के द्वारा वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की यहाँ पर क्या कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? क्योंकि यहाँ पर वाल्मीकि के द्वारा रामायण की क्या की जाती है, रचना की जाती है। तो ये पूरे हरियाणा में यदि हम बात करें तो ये एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है। ये पूरे हरियाणा में एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है। कौन सा है? वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कहां पर है? कैथल के मुंदड़ी गांव के अंदर। कैथल के मुंदड़ी गांव के अंदर। और यदि हम बात करें 2020 में एक सर्वश्रेष्ठ विलेज के रूप में घोषित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि ये जो यहाँ का लिंगानुपात है वो कितना है? 1781 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष के ऊपर। मुंदड़ी गांव की ये एक विशेषता रही है। 2020 में 1781 महिलाएं यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो होता है। तो ये थे कैथल के कुछ विलेज। अब हम बात करें कैथल के जो शैक्षणिक स्थल हैं। शैक्षिक स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आता है राधा कृष्ण राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। सनातन धर्म कॉलेज, इसकी स्थापना कब होती है? 1954 में, जो सबसे प्राचीन है। अब हमने अभी अभी बात की वाल्मीकि संस्कृत महाविद्यालय। 2015 में इसको बनाने की घोषणा की जाती है, जो मुंदड़ी गांव में है। और एक है इंदिरा गांधी कॉलेज। इंदिरा गांधी कॉलेज क्या है? यहाँ पर क्या है कि विद्यालय महाविद्यालय है, जो इसकी स्थापना 1970 के अंतर्गत होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1970 के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो ये थे कैथल के बारे में कुछ जानकारियां। तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।